आज हम सांप्रदायिकता का विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार से भारत में सांप्रदायिकता का विकास हुआ। जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि आज़ादी की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान परस्पर एक दूसरे का साथ देते हुए संघर्ष कर रहे थे और उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कांग्रेस में भी हिंदू मुस्लिम नेता एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जो ब्रिटिश सरकार को ये लगने लगता है कि अब भारत में ज़्यादा समय तक रुक पाना संभव नहीं है और उनको इस देश से शीघ्र ही निकलना पड़ेगा, तो वो संप्रदायवाद का सहारा लेते हुए हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने का प्रयास करने लगते हैं। इसके लिए वो मुस्लिम नेताओं को भड़काते हैं कि आप अपने अलग देश की मांग करें और हिंदुओं को भी इस बात के लिए आगाह करते हैं कि आप मुसलमानों के साथ सुरक्षित नहीं रह सकते और आपको इतने समय तक मुसलमानों के अधीन रहना पड़ा, क्योंकि ये तो बात सही है कि सल्तनत काल और मुगल काल के बाद ही अंग्रेज़ों का शासन देखने को मिलता है भारत में। तो इस प्रकार से वो एक सांप्रदायिकता का बीजारोपण करते हुए दोनों वर्गों में इस तरह की फूट डालते हैं कि जिससे कि भारत में जो एक क्रांति की ज्वाला जल रही है वो किसी प्रकार से रुक जाए या ठंडी हो जाए। तो ऐसा ही कुछ नेता मुस्लिम लीग के भी इसी प्रभाव में आ जाते हैं और वो अलग देश की मांग करने की योजना बनाए लगते हैं और बाद में हमें देखने को मिलता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत भारत दो भागों में बढ़ जाता है और एक राष्ट्र पाकिस्तान और दूसरा भारत। तो इस प्रकार से एक विचारधारा किस प्रकार से उसका जन्म होता है और बाद में उसको अंग्रेज बढ़ाने में किस प्रकार से सहायता देते हैं, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार से हमारे विरुद्ध हिंदुस्तानी एक हो जाएं और अगर वो एक होते हैं तो उन्हें 1857 जैसी क्रांति का फिर से सामना करना पड़ सकता है। और महात्मा गांधी जो भारत में आंदोलन चलाए हुए थे, इससे भी अंग्रेज काफ़ी परेशान थे, ब्रिटिश सरकार इससे काफ़ी परेशान थी और आहत भी थी। तो इसी क्रांति की ज्वाला को कम करने के लिए अंग्रेज़ों ने संप्रदायवाद की ज्वाला को भड़काया, लेकिन धीरे धीरे इसमें मुस्लिम नेता और मुस्लिम जनता भी भड़कावे में आने लगी और उनका अपना निजी स्वार्थ जागना शुरू हो गया और उन्होंने भी यह देख लिया कि जब अंग्रेज उनको समर्थन कर रहे हैं तो इससे अच्छा अवसर और कौन सा प्राप्त होगा। और उनने ये भली भांति की समझ लिया कि हिंदू और मुसलमान की संस्कृति में तो समानता भी नहीं है और हमें भविष्य में एक बहुसंख्यक हिंदुओं के अधीन रहना पड़ेगा और हो सकता है कि न रह सके। तो इसीलिए पढ़े लिखे मुस्लिम नेताओं ने इस बात की विचारधारा को लाते हुए एक संगठन बनता है मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग की स्थापना से ही एक पृथक राष्ट्र की विचारधारा पल्लवित होने लगती है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़े हुए नवयुवक मुस्लिम भी एक अलग सोच रखने लगते हैं और इसमें समर्थन जो थी वो ब्रिटिश सरकार दे रही थी। तो आज हम देखेंगे कि संप्रदायवाद किस प्रकार से बढ़ता है और कौन कौन से उसमें तत्व रहे, उसके बारे में जानेंगे।
जैसे सांप्रदायिकता के उद्भव के कारण या सांप्रदायिकवाद है क्या? ब्रिटिश नौकरशाही, कांग्रेस, मुस्लिम सांप्रदायिक राजनेता सभी उत्तरदायी थे। आधुनिकता के विकास ने इसे उभारने का काम किया और मुस्लिम लीग का भी योगदान रहा। तो सांप्रदायिकता के उद्भव के कारणों में ब्रिटिश नौकरशाही, कांग्रेस के कुछ नेता, मुस्लिम सांप्रदायिक राजनेता, ये सभी उत्तरदायी थे और आधुनिकता ने भी इसको उभारने का और अधिक काम किया। यानी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, समाचार पत्रों का भी योगदान रहा, तो मुस्लिम लीग ने भी इसमें बड़ा योगदान दिया। 1909 के सुधारों में मुसलमानों की विशेष रियायत है। अब 1909 में सुधार किया गया था, उसमें कौन कौन सी जो मुसलमानों को रियायतें दी गई, वो भी इसका एक कारण मानी जा सकती है। मुसलमानों को मताधिकार के संबंध में विशेष सुविधाएं दी गई। कौन कौन सी सुविधाएं, कैसे? नंबर 1, 3000 रुपये की वार्षिक आय पर कर देने वाले एक मुसलमान को मताधिकार दिया गया। क्या दिया गया? मताधिकार। 3000 रुपये की वार्षिक आय पर कर देने वाले एक मुसलमान को मताधिकार दिया गया। नंबर 2, प्रत्येक ऐसे मुसलमान को जिसने बीए उत्तीर्ण किया हुआ हो और 5 वर्ष हो गए हों, उसे मत देने का अधिकार था। नंबर 3, मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के संबंध में विशेष रियायतें दी गई। तो ये ब्रिटिश सरकार की एक कृपा दृष्टि थी, जिससे कि मुसलमानों को ये लगने लगा कि जब ब्रिटिश सरकार ही उनके पक्ष में खड़ी है, तो हम क्यों ना अपने हक को मांगें। और इससे एक असमंजस की स्थिति पैदा हुई हिंदू और मुसलमानों में। ब्रिटिश प्रभाव का क्षीण होना। 1909 के सुधारों द्वारा ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग पर अपना प्रभाव काफी बढ़ा दिया था। क्या कर दिया था? ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम लीग पर अपना प्रभाव बढ़ा दिया था, खुश करके उनकी बहुत सी मांगें मान ली थी, तो जिससे मुसलमान भी खुश हुए और ब्रिटिश सरकार ने अपना प्रभाव भी उन पर बढ़ा दिया। लीग का नेतृत्व नवाबों एवं जमींदारों के हाथ में था। किनके हाथ में था? नवाबों और जमींदारों के हाथ में था। अतः उनकी कार्य पद्धति अंग्रेजों की इच्छानुसार चलती रही। अंग्रेज जैसा चाह रहे थे वैसा ही वो नवाब और जमींदार कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, इससे ब्रिटिश सरकार का जो प्रभाव था वो उसमें कमी आई, क्योंकि अब जमींदार और नवाब अपनी मनमानी करने लगे और ब्रिटिश सरकार ही मूक दर्शक बनी रही, जिससे भी संप्रदायवाद को बढ़ावा मिलता है। 2 वर्ष बाद ही लीग पर ब्रिटिश प्रभाव क्षीण होने लगा। तो ब्रिटिश प्रभाव क्षीण हो जाता है, क्योंकि और इसमें क्षीण होने पर अंग्रेजों का ही इसमें हाथ रहा। वो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे कि नवाबों जमींदारों को बढ़ावा दिया जाए, और लीग को उन्होंने विशेष छूट दे रखी थी। मुस्लिम लीग की विचारधाराओं में परिवर्तन। एक सांप्रदायिक संस्था प्रगतिशील एवं राष्ट्रीय संस्था और उसकी नीतियों अचानक संपर्क में कैसे आई, इसके निम्न कारण थे। तो मुस्लिम लीग की विचारधारा में परिवर्तन। पहले तो मुस्लिम लीग मतलब इतनी सांप्रदायिकता की भावना नहीं रखती थी, लेकिन मुस्लिम लीग में भी स्थापना के बाद ये बात तो बिल्कुल सही है कि मुस्लिम लीग की स्थापना मुसलमानों के हितों के लिए की गई थी, लेकिन उस समय सांप्रदायिकता का इतना महत्व नहीं दिया गया लीग के द्वारा। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों ने मुसलमानों को एक तरह से भड़काना शुरू किया, तो मुस्लिम लीग में भी ये बात घर करने लगी कि ये उनकी संस्था है, तो अगर हम अलग एक अपना प्रतिनिधित्व या अलग राष्ट्र की मांग करें तो इसमें हर्ज क्या है, हमें अलग से एक विशेष एक दर्जा भी प्राप्त होगा और हमें हमारी अलग पहचान होगी। तो इसमें मुस्लिम लीग की विचारधाराओं में बहुत अधिक परिवर्तन ला दिया था। तो सांप्रदायिक संस्था प्रगतिशील अंतर्राष्ट्रीय संस्था और उसकी नीतियों में अचानक संपर्क में कैसे
परिवर्तन दिखाई देता है। तो उसके निम्न कारण थे। नंबर 1, अलीगढ़ कॉलेज की घटना। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1911 ईस्वी में इलाहाबाद मतलब हुई। नहीं, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना जब हो जाती है और सर सैयद अहमद खां का विशेष योगदान रहा। तो इस कॉलेज की स्थापना में भी ब्रिटिश सरकार का विशेष योगदान रहा और सर सैयद अहमद खां भी मानते थे कि शिक्षा में किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं होती। धर्म ये नहीं कहता है कि आप अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त न करें। और इस प्रकार से जब ये कॉलेज स्थापित होता है तो इसमें बहुत कम विद्यार्थी मतलब शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती है और लोकप्रियता के साथ साथ सांप्रदायिकता भी बढ़ने लगती है और एक केंद्र सांप्रदायिकता का बाद में बन जाता है और जिससे कि जो युवा वर्ग के लोग हैं वो इसमें और अधिक जुड़ते जाते हैं और एक तरह से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो सांप्रदायिकता का गढ़ बन जाता है। और 1911 ईस्वी में इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ जिसने भावी समझौते के लिए आधार तैयार कर दिया था। तो इलाहाबाद का जो अधिवेशन है वो भी एक तरह से सांप्रदायिकता को बढ़ाने में अपना योगदान देता है। इसके बाद बंगाल विभाजन का रद्द किया जाना, जैसा कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन इस उद्देश्य से किया था कि इससे क्रांति की ज्वाला भड़क रही है और जो आज़ादी की लड़ाई जो अपनी गति पकड़ रही है उसको कैसे कम किया जाए। तो 1905 में यह बताते हुए उसका विभाजन कर दिया जाता है कि आप हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, उनको अलग रहने में ही लाभ है। तो पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन रद्द करने पर मुस्लिम राजनीति में वैसी उत्तेजना आई जैसी विभाजन के समय हिंदुओं में आई थी। विभाजन के समय हिंदुओं में आई थी, जब विभाजन में तो हिंदुओं में उत्तेजना और रद्द हुई तो मुसलमानों में उत्तेजना पैदा हुई। जैसे मुस्लिम नेता आगा खां कहते रहे, मतलब मुस्लिम नेता आगा खां ने कहा बंगाल विभाजन रद्द करके जो नए प्रांत बनाए गए हैं उसमें मुसलमानों की भलाई ही है। आगा खां ने कहा कि ये रद्द होना मुसलमानों के हित में है और ये अंग्रेजों ने अच्छा किया। और इसमें क्या है कि जो नए प्रांत बनाए हैं उससे मुसलमानों का हित ही होगा। अंग्रेजों द्वारा खलीफा का विरोध, तो तुर्की साम्राज्य के सुल्तान को विश्व के अधिकांश मुसलमान क्या करते थे, अपना खलीफा मानते थे। मतलब तुर्की का जो सुल्तान है, जो तुर्की साम्राज्य के सुल्तान है, वो विश्व के अधिकांश मुसलमान उसे अपना खलीफा मानते थे। ऐसे मुसलमान खलीफा के प्रति निष्ठावान भी थे, मतलब आदर भाव रखते थे। लेकिन अंग्रेजों की तुर्की के सुल्तान के प्रति कोई सहानुभूति न होना, जब युद्ध छिड़ जाता है तो अंग्रेज सरकार तुर्की व तुर्की सुल्तान के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखती है। तो इससे क्या था कि भारतीय मुसलमान बहुत अधिक नाराज हो जाते हैं और इस प्रकार से एक असंतोष में वृद्धि होती है और भारत में एक तरह से संप्रदाय की बात की लहर उठने लगती है कि और लोगों में, मुस्लिम वर्ग में एक विशेष एक उमंग, उत्साह, मुसलमानों में एकता डेवलप होती है। इसके बाद समाचार पत्रों का योगदान, तो 1912 ईस्वी में कामरेड नामक समाचार पत्र निकाला जिसने तुर्की के समर्थन में खूब जोरों से लिखना आरंभ किया। तो तुर्की जो एक मुस्लिम देश और वहाँ के खलीफा के प्रति सभी का सम्मान, सभी मुसलमान, विश्व का कोई भी देश वो इनके प्रति मतलब आदर भाव रखता है। तो 1912 में कामरेड नामक समाचार पत्र निकाला जिसने तुर्की के समर्थन में खूब जोरों से लिखना प्रारंभ किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल नामक
साप्ताहिक पत्र निकाला। इस पत्र ने मुसलमानों में नव चेतना का संचार किया। तो कौन सा पत्र निकाला? अल हिलाल नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। इस पत्र ने मुसलमानों में नव चेतना का संचार किया। नंबर नेक्स्ट, मुसलमानों में क्रांतिकारी भावना। तो मुसलमानों में क्रांतिकारी भावना भी देखने को मिलती है कि मुसलमान वैसे तो क्रांतिकारी जो आंदोलन हुए उनमें तो अपना भाग ले ही रहे थे, और धीरे धीरे जब अंग्रेजों ने उनको एक सोच डेवलप की कि आप अपना हित देखें, हिंदुओं के साथ न मिलकर आगे बढ़े, हिंदू अगर राष्ट्र स्वतंत्र होगा भी तो आपका कोई इसमें लाभ नहीं है। तो युवा वर्ग जो मुस्लिम थे वो इस बात पर ध्यान देने लगे कि अंग्रेज जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि मुसलमान का जो युवा वर्ग था, मुसलमान युवा वर्ग, वह क्रांतिकारी भावना उसमें भरती चली गई। अब उन्होंने क्या किया कि अपने जो संघर्ष कर रहे थे, अब वो अपने स्वार्थ की ओर उन्होंने मोड़ लिया कि अब हमें जो करना है अपने हित के लिए करना है, क्योंकि आज़ादी के बाद हम ऐसा ना हो कि इन्हीं के मतलब बहुसंख्यक हिंदुओं के अधीन ना हो जाए। और यही बात अंग्रेज युवा क्रांतिकारियों को समझा रहे थे। तो 1915 ईस्वी में मुस्लिम विद्यार्थियों ने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ और मुजाहिदों से जा मिले। 1911 ईस्वी में लीग के प्रति ब्रिटिश सरकार भी उदासीन हो गई थी। मतलब ब्रिटिश सरकार यूँ उदासीन हो गई कि उसने सोचा कि यदि हम लीग पर यानी मुस्लिम लीग पर नियंत्रण लगाते हैं तो इससे क्या है, समस्या ब्रिटिश सरकार के लिए पैदा हो गई, और उन्होंने विशेष रियायतें देनी शुरू कर दी मुस्लिम लीग को, जिससे कि मुस्लिम लीग दिनों दिन उन्नति करती गई। और ब्रिटिश सरकार उदासीन होने के कारण इससे हिंदू मुस्लिम में मतभेद पैदा होने लगे और इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। इसके बाद है लखनऊ समझौता का अस्तित्व में आना। तो लखनऊ समझौता अस्तित्व में आया तो उसमें कौन कौन सी बातें हैं जो इसमें रखी गई थी? नंबर 1, भारत को ब्रिटिश शासन में समान अवसर प्रदान किया जाए। नंबर 1, भारत को ब्रिटिश शासन में समान अवसर प्रदान किया जाए। नंबर 2, प्रांतीय धारा सभाओं में 80% सदस्य निर्वाचित हुए होने चाहिए। मतलब प्रांतीय धारा सभाओं में 80% सदस्य निर्वाचित होने चाहिए। नंबर 3, कानून निर्माण पर सांप्रदायिक निषेधाधिकार नहीं लगाया जाए। कानून निर्माण में सांप्रदायिक निषेधाधिकार नहीं लगाया जाए। और नंबर 4, प्रांतीय सरकार का अध्यक्ष राज्यपाल होगा और इस समझौते ने देश में सांप्रदायिकता स्थापित कर दी। तो ये जो लखनऊ समझौता था इसने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। पुनः सांप्रदायिक दंगे, तो पुनः सांप्रदायिक दंगे जो है खिलाफत आंदोलन को लेकर होने लगते हैं और हिंदू मुसलमानों में और अधिक झगड़े और एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना में वृद्धि हो रही है। तो इस प्रकार से पुनः सांप्रदायिक दंगे जब भड़क जाते हैं तो उससे सांप्रदायिकवाद को और अधिक बढ़ावा मिलता है। लीग का पुनः सशक्त होना। अब लीग की स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो गई थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार लीग के प्रति काफ़ी नरम रुख अपनाई हुई थी। लीग की हर मांग को मानने लगी थी। लीग के प्रति उदारता की नीति ने लीग को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया और लीग का अधिक मजबूत होना भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान माना जा सकता है। लीग में मतभेद तो हो गए थे, पर लीग में मतभेद जो उदारवादी मुस्लिम नेता थे और कट्टर मुस्लिम नेता, इन दोनों में मतभेद तो हुए, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो उदारवादी मुस्लिम नेता थे जो इस बात का पक्ष रख रहे थे कि हिंदू मुसलमान सब भाई भाई और वो एक साथ रह सकते हैं, ब्रिटिश सरकार की आलोचना भी कर रहे थे, लेकिन इससे उनकी संख्या बहुत सीमित रही। तो इसीलिए लीग में मतभेद होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा और सांप्रदायिकता
की ज्वाला भड़कती रही। जिन्ना की सांप्रदायिक राजनीति, तो मोहम्मद अली जिन्ना जो कि काफ़ी विद्वान, पढ़े लिखे और पूर्व में वे कांग्रेस की विचारधारा से पूर्ण रूप से सहमत थे और उनका मानना भी था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ साथ रह सकते हैं और देश में वो कंधे से कंधा मिलाकर अपना विकास कर सकते हैं। लेकिन मुस्लिम लीग का रुख देखते हुए और देश में मुसलमानों की भावनाओं को भागते हुए उन्होंने भी अपने विचारों को बदल लिया और उन्होंने ये बात ध्यान कर ली कि अभी मुसलमानों को एक नेतृत्व की जरूरत है, तो क्यों ना उनका नेतृत्व किया जाए। जैसे कि हिंदुओं में नेहरू, पटेल और महात्मा गांधी नेतृत्व कर रहे थे, तो नेतृत्वकर्ता के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना ने उस समय बखूबी इस स्थिति का लाभ उठाया और उन्होंने अपने विचारों को त्यागते हुए एकदम सांप्रदायिकता की नीति को अपने जीवन में उतार लिया और एकदम वो सामने आ गए। तो जिन्ना ने कौन कौन सी शर्तें प्रस्तुत की थी उसको भी समझेंगे। हालांकि जिन्ना ने अलग राष्ट्र की मांग तो जरूर की थी, लेकिन जिन्ना को स्वयं पता नहीं था कि जो कट्टर विचारधारा के आधार पर जिस देश का निर्माण होता है तो उस देश में उसका विकास और उसकी उन्नति और धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों को समानता मिलना संभव नहीं है। तो उन्होंने कुछ सोचा था, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार देश की स्थिति वैसी नहीं रही। इसका उन्हें खेद भी रहा हुआ और महात्मा गांधी तो विभाजन के विरोधी थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने जो शर्तें प्रस्तुत की उसके बारे में ये शर्तें रखी गई। नंबर 1, भारत में भावी संविधान का स्वरूप संघीय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? भारत में भावी संविधान का स्वरूप संघीय होना चाहिए। नंबर 2, सभी प्रांतों को एक सी स्वायत्तता दी जाए। नंबर 2 क्या? सभी प्रांतों को एक सी स्वायत्तता दी जाए। नंबर 3, केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधि कम से कम 1/3 होना चाहिए। केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधि कम से कम 1/3 होना चाहिए। नंबर 4, संप्रदायों का प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा हो। मतलब संप्रदायों का प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन प्रणाली द्वारा हो और सभी संप्रदायों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी जाए। तो सभी संप्रदायों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता दी जाए। तो जिन्होंने ये कुछ अपनी शर्तें रखी थी। तो इस सांप्रदायिकता के जो परिणाम के रूप में हम देखते हैं कि किस प्रकार से 2 देश बन जाते हैं और अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आफ्टर ऑल देश छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन इस संप्रदायवाद की जो आग है वो वर्तमान में भी वैसी ही चल रही है जैसे पूर्व में, और भारत से टूटकर जो नया देश पाकिस्तान बना वो आज भी 1947 की वो आग को अपने मन में जलाए बैठा हुआ है। और ना अंग्रेज रहे ना वो नेता रहे, लेकिन जो अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों में जो नफरत की भावना का बीज बोया था वो आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। लेकिन उसको मतलब आपसी मेल जोल के प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ बातें जो हैं वो मिलने में
एक बाधा पैदा करती हैं। और तो आज हमने अब ये आशा की जा सकती है कि भविष्य में ये हिंदू मुस्लिम की जो नफरत की भावनाएं वो दूर होंगी, वो एक हो जाएंगे और आपसी जो भाईचारे की भावना जो पहले थी वो उनमें कायम हो। ऐसी विभिन्न इतिहासकार और विभिन्न विद्वान ऐसा मानते हैं और कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। तो आज हमने देखा कि सांप्रदायिकता का विकास कैसे कैसे हुआ और क्या रीजंस थे। तो सांप्रदायिक के उद्भव के कारण 1909 के सुधारों में मुसलमानों की विशेष रियायतें, ब्रिटिश प्रभाव के क्षीण होना, मुस्लिम लीग की विचारधाराओं में परिवर्तन और भी जो उसके तत्व थे जैसे अलीगढ़ कॉलेज की अवहेलना, इसके बाद बंगाल विभाजन का रद्द किया जाना, अंग्रेजों द्वारा खलीफा का विरोध, समाचार पत्रों का योगदान, मुसलमानों में क्रांतिकारी भावना, लखनऊ समझौते का अस्तित्व में आना, मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे, लीग का पुनः सशक्त होना, लीग में मतभेद, जिन्ना की सांप्रदायिक राजनीति। तो आज हमने सांप्रदायवाद के बारे में विस्तार से जाना, लेकिन इस जो टॉपिक से यही निष्कर्ष निकलता है कि सांप्रदायवाद या सांप्रदायिकता की राजनीति किसी के लिए अच्छी नहीं होती है। और आज इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके।